हेलो एंड वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है ईशा एंड मैंने एक छोटी सी नई सीरीज़ ट्राई की है जहाँ पे हम सेक्टर एनालिसिस करेंगे ताकि आपको भी एक थोड़ा सा फ्रेमवर्क और एक सेक्टर को कैसे होलिस्टिकली और स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम अप्रोच कर सकते हैं इसका बेसिस मिलेगा। So let's kick off with the hospital sector first. The flow of the presentation will be in a very simple manner where I will start off with how the industry is. Industry analysis में क्या क्या triggers है, क्या क्या drivers है इस industry के, क्या क्या risks है. Then moving on to the key characteristics या features of an industry. Then we will move on to the sector KPIs जो कि metrics हम track करते हैं sector specific that we will cover. And coming on to a few growth drivers and key risks जो investors को ध्यान में रखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी. देन वी विल मूव ऑन टू अ फ्यू केस स्टडीज़ जो मैं डिस्कस करूँगी वेर आई विल कंपेयर अ फ्यू कंपनीज, उनका बिजनेस मॉडल कैसे है, देन वाई आर दे अमंग द टॉप प्लेयर्स या फिर वाई व्हाट सिग्निफिकेंट एडवांटेज दे हैव as compared to their peers, that is why they're doing better, and some examples of companies which have not done well and इसके reasons हम discuss करेंगे. So let's start with the hospital sector first. So इसका top down approach, why I will tell you it is important, it's because before jumping on into कि कौन सा stock लेना चाहिए, क्या valuation P देखना चाहिए, उससे ज़्यादा important है we should understand the industry that the specific company is working in. अगर हमें industry का अंदाज़ा है तो वी विल अंडरस्टैंड कि उसके डिमांड सप्लाई डायनामिक्स क्या है, इसके सेक्टर ट्रेंड्स क्या है. आफ्टर गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट देन वी कैन मूव ऑन टू कौन सी कंपनी कैसे पोजिशनड है दैट वी कैन एस्टिमेट. सो हॉस्पिटल सेक्टर में इफ़ वी सी द बिगर पिक्चर, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्राइव करते हैं हॉस्पिटल सेक्टर को. तो वन बीइंग द डेमोग्राफिक्स. एजिंग पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ दिस इंडस्ट्री. जैसे लोग एज होते हैं और क्रॉनिक डिजीज़ बढ़ते हैं तो हॉस्पिटल्स और कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंटरवेंशंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है. देन मूविंग ऑन टू द जैसे डिजीज़ बर्डन है, क्रॉनिक या अक्यूट डिजीज़ जो लंबे टाइम तक चलते हैं या फिर जो छोटे छोटे हमें डिजीज़ होते हैं या फिर बीमार हो जाते हैं हम, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हॉस्पिटल्स प्ले अ पार्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच ड्राइव्स ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री इज़ द बेड कैपेसिटी विच इज़ द सप्लाई. तो बेसिकली एक कंट्री में सपोज 1000 लोगों के लिए कितने बेड्स है, तो इंडिया करेंटली इज सीवियरली अंडर बेडेड. फॉर एवरी 1000 पीपल देयर इज ओनली 1.4 बेड्स, whereas developed nations में 4 to 5 beds per 1000 people होते हैं. So we see there's a structural demand supply gap which can be exploited over here. And यहाँ पे demand का constraint ही नहीं है. Hospitals can expand and bed capacity बढ़ सकती है, so it can also accommodate a lot more people. Then moving on to the government policies. Government ने आयुष्मान भारत या फिर PMJY जैसे schemes लॉन्च किए to help people from the poorer sections of the society so that they can easily cover all their hospital costs. So they have set certain limits जो लोग यूज़ कर सकते हैं and जो हॉस्पिटल्स में जाके इनके एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं. they don't have to pay out of their own pocket. So this helps hospital get a lot of crowd from semi-rural and rural areas जहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम्स नहीं रहते. टू इफ़ अगर इनको कुछ बीमारी हुई तो पीपल वुड हेजिटेट गोइंग टू हॉस्पिटल, वेराज अगर ये स्कीम्स आई है तो पीपल वुड प्रॉबली नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग देयर डिजीज ट्रीटेड. नेक्स्ट कमिंग टू हेल्थ इंश्योरेंस ग्रोथ. इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन अभी भी कम है. जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा पीपल विल स्टार्ट बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस, एंड जैसे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे कलेक्शंस इनके बेटर होते जाएंगे. देन बेटर कलेक्शंस मीन्स देयर विल बी लोअर बैड डेट एंड वॉल्यूम की भी स्केलेबिलिटी आ सकती है इसमें. एंड जैसे हायर इंश्योरेंस पेयर परसेंटेज होता है उसकी वजह से क्वालिटी अर्निंग्स भी हॉस्पिटल्स को मिल सकती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ मेडिकल टूरिज्म. इंडिया को इनहेरेंटली एक कॉस्ट एडवांटेज है बिकॉज ऑफ द सर्जरीज, कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंटरवेंशंस उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड नेशंस या फिर नेशंस सच एज अफ्रीका जो अंडर डेवलप्ड है. वहाँ पे ट्रीटमेंट की सुविधाएं नहीं होती है, तो फिर नॉर्मली पीपल फ्रॉम दीज कंट्रीज कम टू इंडिया to get themselves treated. And international patients की वजह से
2 to 3 times ARPOB ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू योर डोमेस्टिक पेशेंट्स. नेक्स्ट इज़ द पर कैपिटा इनकम एंड द हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर. सो अभी इंडिया का हेल्थ केयर स्पेंड इज ऑलमोस्ट 3.5% ऑफ द GDP, whereas the global average of healthcare spend is almost 10%. So we have a lot of headroom to grow over there. जैसे जैसे incomes बढ़ते जाते हैं लोगों के, वैसे वैसे they can allocate more of their income to healthcare expenditure. And as we've seen, COVID के बाद लोग have become more conscious or cautious about their health, so they get tests done regularly. एंड जैसे कि क्रॉनिक डिजीज़ेस बढ़ते हैं जो लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, जैसे डायबिटीज़ या फिर कोई हार्ट कंडीशन है जिसकी वजह से यू हैव टू गेट मेडिसिन, यू हैव टू गेट सम काइंड ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन, तो उसकी वजह से एन्युटी टाइप हो जाता है रेवेन्यू, विच ऑल्सो हेल्प्स हॉस्पिटल्स. Coming to the key characteristics of the hospital industry, so the first is the regulatory aspects. So this is a tightly regulated space क्योंकि to start a hospital you need accreditations and certifications, जैसे कि JCI या NABH का आपको certification and accreditation लगता है. And इसमें it's very hard for a new player to go and compete with the established brands. And यहाँ पे rigorous quality and safety protocols भी होते हैं, तो इसकी वजह से high entry barrier create होता है inherently इस इंडस्ट्री में. Then these industries are capital intensive. अगर आपको हॉस्पिटल बांधना है तो you need upfront capital expenditure right away. And real estate लगता है, आपको buildings बांधनी होती है उसके लिए लगता है. Then you have hospital equipment, for that you need money right away. And in 2026 significant portion of the capital expenditure is also moving towards investing in digital infrastructure and cyber defense है. Coming to the next feature of this industry, which is the labor dependency. So in a hospital we need skilled doctors, nurses, technicians, and these costs in itself are 50 to 60% of a hospital's operating costs. So अगर आपके पास doctors skilled enough नहीं है, nurses नहीं है, so you ultimately cannot enter the space. Operating levers, तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी ARPOB यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड और ALOS यानी कि एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, इससे डिटरमाइन होती है. आगे जाके हम ये टर्म्स डिस्कस करेंगे. सो वी कैन थिंक अबाउट इट इन दिस वे दैट आप एक हॉस्पिटल का ARPOB बढ़ना और ALOS कम होना इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आपका ALOS कम होने से पेशेंट कम रुकेगा हॉस्पिटल में कम टाइम के लिए, एंड देन योर बेड टर्नओवर बढ़ सकता है, यानी कि और पेशेंट्स आके दे कैन ऑक्यूपाई द बेड एंड ड्राइव द रेवेन्यू. नेक्स्ट कमिंग टू योर पेयर मिक्स, तो रेवेन्यू रेयरली इस केस में कस्टमर डायरेक्टली पे करता है. यहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर्स या गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्लेयर्स या फिर थर्ड पार्टी सिस्टम होता है नॉर्मली, बेसिकली इंश्योरेंस गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट्स का. सो इफ प्राइवेट प्लेयर्स आर कवरिंग योर इंश्योरेंस देन नॉर्मली दे हैव हाई मार्जिन्स और रीइंबर्समेंट फट से हो जाता है विदाउट एनी डिलेज. बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट प्लेयर्स, यहाँ पे नॉर्मली फिक्स्ड या फिर कैप हो जाते हैं रीइंबर्समेंट रेट्स, इवन दो वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली ड्राइव करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, बट योर रीइंबर्समेंट रेट्स आर कैप्ड, सो देयर कुड बी डिलेज इन गेटिंग पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस पॉलिसीज टू द हॉस्पिटल, ऐसे भी हो सकता है. नेक्स्ट कमिंग टू योर असेट मॉडल्स, तो नॉर्मली हॉस्पिटल के सेक्टर में different players have different business models that they operate. They don't do everything in one building. इनके tiered structures होते हैं, जैसे कि they have primary centers, they have secondary, tertiary या फिर quaternary centers बोल सकते हैं, जहाँ पे tertiary, quaternary में complex surgeries होती है जो primary और secondary में नहीं होती है. Primary centers में normally जो basic tests होते हैं patients को attract करने में, diagnostics हो या बाकी basic facilities अगर पेशेंट्स को देनी है तो प्राइमरी में वो होता है, वेरएज द क्वार्टनरी केयर सेंटर्स आर स्ट्रक्चर टू केटरिंग मोर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज. 2026 में वी सीन की इमर्जिंग फीचर्स क्या दिख रहे हैं हमें कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एम्बुलेटरी माइग्रेशन, यानी कि इन पेशेंट वॉल्यूम्स आर बीइंग माइग्रेटेड टूवर्ड्स आउट पेशेंट. मतलब आप कितने जल्दी एक पेशेंट को ट्रीट करके यू आर एबल टू डू इट इन सच अ मैनर दैट उनका रिकवरी टाइम कम हो जाए एंड देन दे विल बी मूव्ड आउट ऑफ द हॉस्पिटल वेरी क्विकली एज विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस. एंड AI इंटीग्रेशन, बहुत सारे कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज, दे आर इंटीग्रेटिंग AI टू गिव, एंड रोबोटिक सर्जरीज भी एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है अलॉन्ग विद टेलीमेडिसिन. So these will also be interesting to see how they play out, क्योंकि things will move on faster for them. Coming to the key KPIs to track in this sector, this is very interesting. तो first being your ARPOB यानी कि average revenue per occupied bed.
सो दिस इज़ बेसिकली एक ऑक्यूपाइड बेड कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है हॉस्पिटल के लिए। एंड आरपॉब में नॉर्मली आपका केस मिक्स कैसा है ये रिफ्लेक्ट होता है। एंड आरपॉब इज़ यूजुअली अ मेट्रिक विच इंडिकेट्स हाउ मच प्राइसिंग पावर इट हैज़। तो केस मिक्स मैंने क्यों कहा, क्योंकि केस मिक्स जिस कंपनी का अच्छा रहता है, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज या ICU ज़्यादा होता है, दोज ड्राइव हायर आरपॉब्स एंड बेटर प्राइसिंग इन जनरल। एंड ग्रोइंग आरपॉब है तो नॉर्मली वैल्यू चेन अपग्रेड होता है। सो सेकेंड, जिस हॉस्पिटल के क्वार्टनरी सेंटर्स, टर्शरी सेंटर्स ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं या फिर ज़्यादा है, सो दे विल ड्राइव द मेजर आरपॉब। कमिंग टू द केस मिक्स, केस मिक्स यानी कि कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऐसे जो एरियाज़ है वो हायर रेवेन्यू एंड हायर मार्जिन्स लाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनल मेडिसिन या जनरल मेडिसिन। तो इसका एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू इज़ यथार्थ हॉस्पिटल्स। तो इनका पहले जनरल मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन था, विच नाउ दे हैव गॉटन टू कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है वहीं पे दे हैव पिवटेड फ्रॉम इंटरनल मेडिसिन टू दीज केसेस। अलॉन्ग विद दैट देयर आरपॉब हैज़ इंक्रीज, देयर मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड। व्हाट वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस इज बेसिकली योर इम्प्रूविंग केस मिक्स कैन लीड टू हायर आरपॉब्स। नेक्स्ट, कमिंग टू द ऑक्यूपेंसी रेट, इसमें मच्योर हॉस्पिटल्स नॉर्मली 65 to 75% ऑक्यूपेंसी रेट पे चलते हैं। न्यूअर हॉस्पिटल्स या ग्रीनफील्ड एक्सपांशन टेक 3 to 5 years to reach these occupancy levels, and below 50% usually loss making बोल सकते हैं हम, या or it is not getting occupied effectively, or it is not getting occupied as fast. Now coming to EBITDA by bed, तो EBITDA by bed combines your ARPOB and your occupancy into a single capital efficiency metric. Mature beds जो है जिनको काफ़ी टाइम हुआ है, they generate higher EBITDA per bed than the new greenfield projects. उनको टाइम लगेगा to contribute the same EBITDA by bed that the mature beds are generating. Next, asset-light expansion. So normally the hospitals which follow an asset-light strategy, what they do is they manage third-party hospitals under the brand name. It can be capital efficient, जैसे कि for example KIMS, Krishna Institute of Medical Sciences, या फिर Rainbow Children's Medicare. They usually they follow this strategy. इनको heavy capex नहीं रखता है ये केस में। मूविंग ऑन टू द ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड मैच्योरिटी प्रोफाइल, जो हॉस्पिटल अभी ग्रीनफील्ड केपेक्स कर रहा है उसके मार्जिन्स आपको कम दिखेंगे या फिर रैम्प अप आ रहा है। इफ़ अ कंपनी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ ग्रीनफील्ड एक्सपांशंस, देन उनके मार्जिन्स नियर टर्म में कंप्रेस हो सकता है, बट दे हैव अ ह्यूज फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल। सो दिस कैन बी अ थिंग टू वॉच आउट फॉर। देन योर पेयर मिक्स इज बेसिकली आपका हायर इंश्योरेंस पेयर मिक्स होगा तो आपका लोअर बैड डेट रिस्क जनरेट हो सकता है एंड आपकी वॉल्यूम स्केलेबिलिटी भी आ सकती है। वेर एज हॉस्पिटल जो आउट ऑफ पॉकेट हैवी है, दोज कैन सफ़र इन इकोनॉमिक स्लोडाउन्स। सो दीज KPIs आर लिंक्ड। इनको आइसोलेशन में देखने के वजह वी कैन थिंक ऑफ इट एज लाइक कि आपका अगर केस मिक्स इंप्रूव हुआ तो आपका आरपॉब इम्प्रूव होगा, आपकी ऑक्यूपेंसी इंप्रूव हुई तो आपका ऑपरेटिंग लेवरेज पे इफेक्ट दिखेगा। देन इफ़ योर ALOS इज एफिशिएंट देन आपका बेड टर्नओवर चेंज होगा, तो दैट डायरेक्टली impacts your EBITDA by bed. So this is a good way to look at all these metrics. Coming to the key growth drivers and risks of this industry, first growth driver being medical value tourism. जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया को कॉस्ट एडवांटेज है, सो वी कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल पेशेंट्स। नेक्स्ट बीइंग द एजिंग पॉपुलेशन एंड क्रॉनिक डिजीज बर्डन, लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से, अब लाइफस्टाइल डिजीजेज एंड एजिंग पॉपुलेशन is what drives this industry. Next, coming to your insurance penetration, जैसे कि आयुष्मान भारत, PMJY ऐसे स्कीम्स की वजह से करोड़ों प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन्स हुए हैं एंड दे ड्राइव वॉल्यूम्स फ्रॉम योर रूरल एंड सेमी रूरल एरियाज। नेक्स्ट, कमिंग टू द Tier 2 एंड Tier 3 एक्सपांशंस, काफ़ी लार्ज मेजर हॉस्पिटल चेन्स है जो अभी सैचुरेटेड मेट्रो सिटीज़ से Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में अपना एक्सपांशन कर रहे हैं। इट इज़ बेटर फॉर द कंपनीज बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट्स कम लगते हैं
एंड वहाँ टीयर 2 सिटीज़ में भी अभी राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स है, सो पीपल डोंट हेजिटेट टू गो टू प्राइवेट प्लेयर्स टू गेट देम सेल्फ ट्रीटेड, एंड यहाँ पे लोअर कॉस्ट आते थे आ जाते हैं, सो ROC रिटर्न्स कैन ऑल्सो इम्प्रूव फॉर देम. नेक्स्ट, कमिंग टू योर डिजिटल हेल्थ एंड AI इंटीग्रेशन. Remote patient monitoring is what is new and upcoming. So this allows the hospitals to discharge patients early and increase their bed churn. Coming to the key risks of this industry, specialized labor shortage अगर हुआ, so this can prove a bit harmful for them, क्योंकि डॉक्टर्स अगर छोड़ के चले गए, आपका अट्रिशन रेट हाई है, या फिर वेज इन्फ्लेशन की वजह से दिस कैन बी समथिंग विच कॉजेज स्ट्रेस टू हॉस्पिटल्स, या फिर मार्जिन्स भी कंप्रेस हो सकते हैं केस में. पेयर मिक्स डाइल्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि गवर्नमेंट स्कीम जैसे डिलेड पेमेंट्स हो सकते हैं, तो आपके कैश फ्लोज कैन गेट इम्पैक्टेड, हॉस्पिटल्स कैश फ्लोज कैन गेट इम्पैक्टेड. नेक्स्ट, कमिंग टू एग्जीक्यूशन रिस्क एंड कंसोलिडेशन. तो अगर आपका ग्रीनफील्ड भी है, या फिर आप ब्राउनफील्ड एक्सपांशंस कर रहे हो, जहाँ पे आप डिस्ट्रेस्ड कंपनीज को अक्वायर करके यू आर टर्निंग देम अराउंड इनटू गुड हेल्दी एसेट्स, अगर वो नहीं हुआ, क्विकली टर्न अराउंड नहीं हुआ, सो दिस कुड डायरेक्टली इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल्स, एंड अगर वो लॉस मेकिंग ही रह सकता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. देन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स. इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द हॉस्पिटल इज नॉट up to par, then poor transport and फिर airport infrastructure can hamper international patients, या फिर अगर emergency care है तो वहाँ लोग पहुँच ही नहीं पाए तो क्या ही फ़ायदा है फिर. So this is also a risk that also matters to a hospital. So coming to a few hospitals जिनका मैं business model, impact on margins and their expansion strategy बताने वाली हूँ. First being Apollo Hospitals. So Apollo Hospitals is the integrated healthcare ecosystem है इनका, जो mature hospitals और massive pharmacy चेन जो है इनकी नेटवर्क है उनको कंबाइन करता है. सो दिस एक्ट एज अ फनल फॉर पेशेंट्स, एंड फार्मेसी और डिजिटल सेगमेंट्स इनके जो है वो हाई वैल्यूम है, बट अभी कंसोलिडेटेड लेवल पे इनके मार्जिन्स थोड़े डाइल्यूट करता है. एंड हाउ आर द एक्सपांडिंग, तो अग्रेसिव डिजिटल इंटीग्रेशन, और इन्होंने फार्मेसी आर्म जो है वो डीमर्ज किया है टू अनलॉक वैल्यू, एंड दे आर साइमल्टेनियसली एडिंग अ लॉट ऑफ बेड्स. मैक्स हेल्थ केयर, इनका जो फोकस है वो प्रीमियम मेट्रो सिटीज़ पे है, जैसे कि मुंबई या NCR, एंड दे हैव अ हाई शेयर ऑफ प्राइवेट एंड इंटरनेशनल पेशेंट्स. सो लेट्स सी व्हाट देयर इम्पैक्ट ऑन मार्जिन्स इज. तो बेसिकली दे हैव इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स, एंड दे हैव हायर ARPOB, एंड इनका लोअर गवर्नमेंट पेयर मिक्स है, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स देम इन हैविंग दोज काइंड ऑफ मार्जिन्स. इनके एक्सपांशन स्ट्रैटेजीज मेनली इनऑर्गेनिक ग्रोथ, जिसमें ये एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को ही अक्वायर करते हैं, ब्राउनफील्ड एक्सपांशन करते हैं. सो कमिंग टू द नेक्स्ट कंपनी विच इज़ यथार्थ हॉस्पिटल्स एंड ट्रॉमा केयर. इनका नॉर्थ इंडिया में रीजनल फोकस ज़्यादा है, इनकी लार्ज मल्टी स्पेशलिटी चेन है हॉस्पिटल की, स्पेशली नोएडा NCR रीजन्स. Their margins are driven by cost efficient operations and a strategic shift from their government scheme to private insurance. So they are trying to move their payer mix towards more private insurance players. Their expansion strategy is acquiring distressed assets या फिर mid-sized assets in North India, and ये capex भी काफ़ी heavy कर रहे हैं. They want to increase almost double their bed capacity in a few years time. Now I will discuss a few instances जहाँ पे कुछ कंपनी अच्छी कर रही है, कुछ कंपनी बुरी कर रही है, और इसके रीज़न क्या है. सो फर्स्ट विच आई विल डिस्कस इज अपोलो हॉस्पिटल. दे हैव द हाईएस्ट ARPOB इन द लिस्टेड क्लाइंट्स राइट नाउ. के इंटरनेशनल पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, विच सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू देयर ARPOB बीइंग हायर. एंड इनका अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल्स क्लिनिक्स जो है वो फनल करता है, बेसिकली लाइक आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर, दे फनल द पेशेंट्स इनटू द हॉस्पिटल. एक इंटीग्रेटेड मॉडल है इनका अलग. एंड द अपोलो 24/7 डिजिटल हेल्थ फार्मेसी है इनकी. इट इज़ अ मोड फॉर देम बिकॉज नो अदर हॉस्पिटल लिस्टेड हॉस्पिटल इज करंटली डूइंग दिस. नेक्स्ट कमिंग टू किम्स हॉस्पिटल विच इज़ द कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. तो इनका फोकस मेनली साउथ इंडिया में है, इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. इनका हाई ऑक्यूपेंसी रेट है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देम, एंड अभी ये टीयर 2 सिटीज़ में भी एक्सपांड कर रहे हैं, स्पेशली इन साउथ इंडिया. एंड इनके मार्जिन्स यहाँ पे बेटर होते जाएंगे, यहाँ पे कंपटीशन भी काफ़ी कम है. ये असेट लाइट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस इम्प्रूव्स देयर ROCE. इनका सर्जन रिलेशनशिप और पेशेंट लॉयल्टी भी काफ़ी अच्छी है. सो लेट्स कम टू अ फ्यू कंपनीज विच आर नॉट डूइंग सो वेल. वन ऑफ देम बीइंग फोर्टिस हॉस्पिटल, जिसका रीज़न इज़ आयुष्मान भारत को वो ज़्यादा एक्सपोज्ड है. तो PMJY भले ही वॉल्यूम्स लाता है, बट इनके मार्जिन्स
पे प्रेशर ला सकता है। फोर्टिस का काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है आयुष्मान भारत और PMJAY जैसे स्कीम्स के ऊपर, तो इसकी वजह से इनका इनहेरेंटली ARPOB हिस्टोरिकली कंप्रेस्ड ही रहा है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। अनदर फैक्टर विच कैन प्रूव अ बिट हार्मफुल और कैन वर्क अगेंस्ट द हॉस्पिटल्स इज देयर अग्रेसिव ग्रीनफील्ड एक्सपांडर्स, क्योंकि जैसे जैसे आप कैपेसिटी बढ़ाते जाते हो इट डजंट रियली कम ऑनलाइन इमीडिएटली, तो इट टेक सम टाइम फॉर इट टू कम इन टू प्ले। तो तब आपके इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ सकते हैं, आपका डेप्रीसिएशन रेट बढ़ सकता है। अगर आपकी ऑक्यूपेंसी सेम रेट से बढ़ती नहीं है जितना आप केपेक्स कर रहे हो, तो दैट कुड डेफिनेटली इम्पैक्ट योर impact and compress your margins and your EBITDA। एंड यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बाइफरकेट आपका मच्योर बेड से EBITDA कितना आ रहा है और आपका न्यूअर बेड से EBITDA कितना आ रहा है, क्योंकि इसमें फ़र्क रहेगा। दिस इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिमांड, देन इट हैज़ हाई एंट्री बैरियर्स, बट इसमें स्केलेबल अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा है। एंड स्टॉक सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन हाउ एफिशिएंटली हॉस्पिटल इज ऑपरेटिंग। आपका पेयर मिक्स क्या है, आपका केस मिक्स क्या है, एंड आपका कैपिटल अलोकेशन कैसा है। दीज कैन बी सम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बिटवीन योर लीडर्स एंड योर लैगार्ड्स। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं और कुछ कंटेंट इसमें कवर करूँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।